कहा जाता है कि लाइफ इज फुल ऑफ एग्जामिनेशंस, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेस्ट एंड चैलेंजेस। इंसान बड़ा होता है, पहले पढ़ाई पूरी करता है और जहां पर भी उसे इन्हीं एग्जाम से गुजरना पड़ता है और इसके बाद वो कोई कोर्स करता है, यानी कि प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करता है और फिर उसके बाद वो लग जाता है एक ऐसी अग्नि परीक्षा में जिसको हम और आप नौकरी पाना कहते हैं। भारत में ये नौकरी शब्द इतना मैजिकल है कि इसे करता तो एक ही इंसान है, लेकिन इस नौकरी से कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो उस इंसान के लिए भी उसका जॉब सिर्फ 9 वर्किंग आवर्स नहीं होते, बल्कि उसका सम्मान भी होते हैं, उसके लिए रोजी रोटी का एक जरिया होते हैं और समाज में मिलने वाला सम्मान भी होता है। आपने अगर ये नोटिस किया हो कि अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो वो सबसे पहले आपसे आपका नाम यानी परिचय पूछता है, फिर अमूमन उसका दूसरा सवाल यही होता है कि आप कहां पर काम करते हैं या फिर आप काम क्या करते हैं। एक अदर जॉब इसी सवाल का सबसे बड़ा जवाब होती है। और भारत की बात करें तो रोजगार हमेशा से यहां पर एक पॉलिटिकल इशू भी रहा, यानी कई सरकारें इस रोजगार शब्द की भेंट तक चढ़ी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिगर कई सरकारों को डराता आया, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है, यानी भारत अब उस राह पर निकल चुका है जहां पर नौकरी अब कोई हवा नहीं रही, बल्कि अगर आपके पास स्किल है, आप हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ये नौकरी खुद आपके कदम चूमती है। और इसकी तस्दीक वो नंबर्स भी करते हैं जिन्होंने न्यू इंडिया की न्यू इमेज पेश की है, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ आगे बढ़ते भारत की कहानी को नहीं बयां करते, बल्कि ये बताते हैं कि हिंदुस्तान अब रोजगार क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और नई उपलब्धियां गढ़ रहा है। और दूसरी ओर सिर्फ नौकरी में नहीं, हिंदुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान रच रहा है। लिटरेसी रेट को लेकर भारत में वो खुशखबरी आई जिसने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर एक पॉजिटिव स्टैंप लगा दी है। और लिटरेसी रेट प्लस एम्प्लॉयमेंट का डेडली कॉम्बिनेशन, पुटिंग इंडिया अहेड। भारत को ये दोनों ही चीजें मिलकर बुलंदियों पर लेकर जा रही हैं और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। किसी देश की प्रोग्रेस का अगर आप पीएनआर स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो आपको उस देश के ईआर यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट को समझना होगा। किसी देश की अगर क्षमता को आपको परखना होगा तो आपको उसके एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। और बात अगर भारत की करें तो दोनों ही क्षेत्रों में देश बदल रहा है, आगे बढ़ भी रहा है। अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो चुकी है, जो कि लगातार दूसरे महीने गिरावट का संकेत दे रही है। आपको यह भी बताऊं कि बेरोजगारी दर जून में जहां पर 5.6% और जुलाई में 5.2% थी, और ये आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जारी किए गए। और दूसरी तरफ देश भर में साक्षरता की दर भी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पर बीते 11 सालों में साक्षरता की दर में तेजी के साथ उछाल दर्ज किया गया और 5 राज्यों में लिटरेसी रेट जहां पर 100% रहा, तो पूरे देश में यही लिटरेसी रेट 80% के पार जा पहुंचा है। और ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं, बल्कि उन्नत होते भारत की बुलंद तस्वीर हैं जो कई लोगों को जवाब देने वाली हैं जो इस पर सवाल उठाते हैं। और ऐसे में अगर आपसे अभी भी कोई सवाल पूछे
कि क्या भारत की नई पीढ़ी पढ़ी लिखी होने के साथ कामकाजी भी है, और क्या आज का भारत बेरोजगारी और अशिक्षा की दोहरी चुनौती से बाहर निकल पाया है, तो आप भी इन आंकड़ों को, नंबर्स को उनके सामने फैक्ट्स के साथ रखिए। एंड दीज नंबर्स विल गिव देम अ क्लियर एंड डेफिनेट आंसर। इतना ही नहीं, अगर बात बेरोजगारी दर की हम करेंगे तो केंद्र सरकार के मंथली बुलेटिन में भारत के लिए कई और गुड न्यूज हैं, क्योंकि इस मंथली बुलेटिन में इस बात को भी बताया गया कि पुरुषों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त 2025 में घटकर 5 महीने के निचले स्तर 5% पर आ गया है। ये गिरावट अर्बन एरिया में बेरोजगारी में आई कमी के चलते हुई, जो जुलाई में 6.6% से घटकर अगस्त में 5.9% हो गई है। वहीं पर अगर रूरल पुरुष बेरोजगारी की बात करें तो ये भी घटकर 4.5% रह गई, जो कि 5 महीनों में सबसे कम है। दरअसल भारत की असली ताकत है उसका ह्यूमन रिसोर्स, और इस ताकत की पहली सीढ़ी है शिक्षा, यानी कि लिटरेसी। अब एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने रखती हूं, और इस कंप्लीट पिक्चर के जरिए आपको देर नहीं लगेगी ये समझने की कि भारत के लिए लिटरेसी रेट का 80% तक पहुंचना कितना महत्व रखता है और ये कितनी बड़ी बात है। क्या आपको ये पता है कि आजादी के वक्त हमारे देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत की थी? शायद आपको नहीं पता होगा। एट दैट टाइम इंडियाज लिटरेसी रेट वाज ओनली 12%। अब आप खुद समझिए कि 12 से लेकर 80% तक का सफर तय करना, यू कैन से इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर भारत। दरअसल जमीन आसमान का ये जो अंतर आया है, इसकी मुख्य वजह केंद्र में सशक्त सरकार का होना है। यानी शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज इसके उजाले को दूर दूर तक बिखेर रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान डिजिटल इंडिया का रहा है, जिसने इसी एजुकेशन को गांव-गांव तक पहुंचाया। एक वक्त था जब देश में लिटरेसी रेट बढ़ाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हुआ करता था, और अब भारत के कुछ राज्य 100% की साक्षरता के मुकाम पर पहुंच चुके हैं, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड एज अ रिजल्ट भारत की साक्षरता दर जो साल 2011 में 74% थी, वो अब बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो चुकी है, जिसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यही साक्षरता दर 100% तक पहुंची है। अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई, यानी अब हिमाचल 99.3% साक्षरता दर के साथ पूरी तरीके से साक्षर हो चुका है, और हिमाचल के साथ ही मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और साथ ही लद्दाख इसी लिस्ट में शामिल है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बेरोजगारी दर में आई गिरावट के चलते अब हम ये कह सकते हैं कि अब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा इंडिया। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। दरअसल शिक्षा और रोजगार एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी एजुकेशन इज अ गेटवे टू जॉब्स, और अगर आप शिक्षित होंगे तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। ऐसे में जैसे जैसे देश में शिक्षा का स्टेटस बार राइज हो रहा है, इसका असर क्वालिटी ऑफ जॉब्स पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2014 से पहले और उसके बाद की सिचुएशन का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको ये डिफरेंस साफ समझ में आएगा। यानी साल 2014 से पहले तक विकास की गति धीमी थी, योजनाएं अधूरी रह जाती थी, लेकिन पिछले 11 सालों में शिक्षा सुधार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल लर्निंग, स्किल इंडिया जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों ने एक बड़ा असर डाला है। रोजगार की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया,
स्टार्टअप इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने लाखों नई नौकरियों का सृजन किया। यानी भारत अब न सिर्फ साक्षर हो रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है। यहां तक आपको यह तो समझ आ गया होगा कि देश किस तरीके से तरक्की की राह पर है। आप जरा सोचिए कि किसी भी देश की सरकार के लिए शिक्षा और अपने युवाओं को रोजगार देना एक बेसिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन यह बेसिक जिम्मेदारी का भार खास करके 146 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश पर कितना बड़ा होता है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से कैसे ये तस्वीर बदली, ये भी आप देखिए। और ऐसे में जिक्र उस मेक इन इंडिया का होना जरूरी होता है जिसने भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। एंड ऑल्सो इट ओपन्स न्यू डोर्स फॉर जॉब्स। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ग्लोबल हब बनाना, निवेश को लाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और इन सब के जरिए नौकरियों का सृजन करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। अब अगर आप एनालिसिस करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव आज से 11 साल पहले रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच, उनका विजन या फिर यूं कहूं कि फोरसाइटेडनेस का नतीजा ये है कि आज मेक इन इंडिया भारत की तरक्की के मार्ग को और प्रशस्त मजबूत करता है। किस तरीके से इस प्रोग्राम ने भारत की यूथ को नौकरी के अवसर दिए हैं, ये भी आप जानिए। यानी जॉब्स क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे पहली बात। साल 2014 से 2024 तक के आंकड़ों पर, नंबर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार 15% तक बढ़ा है। नंबर्स में अगर इन्हें आपको बताएं तो साल 2014 से 24 में 17.9 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई, इन विच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लेड ह्यूज रोल। वजह है कि साल 2022 से 24 के बीच इस सेक्टर में नौकरियां 200% बढ़ी हैं। फिर PLI प्लान क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI वो योजना जिसे केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया। एज अ रिजल्ट नौकरियां बढ़ी। साल 2025 तक PLI के तहत 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में आया, जिससे 8.5 लाख नौकरियां पैदा हुई। फिर जॉब क्रिएशन बाय MSMEs एंड स्टार्टअप्स। मेक इन इंडिया ने MSMEs को मजबूत किया। 2025 तक 4.91 करोड़ MSME रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 1.85 करोड़ विमेन ओन्ड है, यानी कि महिला स्वामित्व वाले हैं। स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो 2014 में जहां 350 से बढ़कर 2024 तक 1.48 लाख स्टार्टअप्स अब तक हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि हर एक घंटे में एक नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है तो गलत नहीं होगा। और केवल इन्हीं स्टार्टअप से 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। नौकरियों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने किस तरीके से पूरी पिक्चर को चेंज कर दिया, 360 डिग्री चेंज। मेक इन इंडिया ये बताने के लिए काफी है, और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं, क्योंकि अभी मेक इन इंडिया को एक लंबा रास्ता तय करना है। आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब्स बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ PLI स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। भारत की सफलता की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार और भी तेज हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज कम्स विद न्यू चैलेंजेस, और ये चुनौतियां भारत के सामने भी हैं। लेकिन हर कोई ये भी जानता है कि चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना
ये देश अच्छे से जानता है, जैसा कि हाल ही के समय हमने देखा, जहां पर हर एक चैलेंज को भारत ने इस तरीके से स्वीकारा कि उसमें से सिर्फ देश के विकास का रास्ता ही निकलता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में इन चुनौतियों के बारे में भी आपको बताते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है? जहां पर क्वालिटी एजुकेशन, यानी आज देश में लगभग हर एक बच्चा स्कूल तो पहुंचता है, लेकिन पढ़ाई को और बेहतर बनाना, क्वालिटी एजुकेशन लाना अभी भी एक चुनौती है। अब इसका समाधान भी सरकार ने निकाल लिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020, जो कि बच्चों को किताबों तक सीमित नहीं बल्कि स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर देती है। सेकंड चैलेंज है युवा बेरोजगारी, यानी जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको जॉब मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी दर में गिरावट जरूर है, लेकिन अभी भी इसमें कसक बाकी है। हालांकि आज स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम युवाओं को सिर्फ नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि उन्हें नौकरी देने वाला भी बना रहे हैं। थर्ड चैलेंज, महिला भागीदारी। महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वर्कफोर्स में अभी पूरी ताकत से वो शामिल नहीं है। महिला सशक्तिकरण देश में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इस पर काफी काम करना बाकी है। और ऐसे में मोदी सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है, काउंटर निकाला है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए खास स्किल प्रोग्राम, जो उन्हें नई ऊर्जा और नए अवसर देते हैं। फोर्थ चैलेंज, क्षेत्रीय असमानता। आपने देखा होगा कि रोजगार या फिर आगे बढ़ने के मामले में कुछ राज्य देश में बहुत आगे दिखाई देते हैं और कुछ उनसे पीछे दिखते हैं। ऐसे में एक इम्बैलेंस है पूरे देश में और इस इम्बैलेंस को तोड़ना जरूरी है। हालांकि समाधान सरकार की तरफ से निकाला जा चुका है। डिजिटल इंडिया और कनेक्टिविटी ने गांव-गांव तक इंटरनेट को और शिक्षा को पहुंचा दिया है, यानी अब गांव के बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और युवा ई-कॉमर्स से अपना कारोबार चला रहे हैं। जब देश आगे बढ़ता है तो इसका फायदा हर एक देशवासी को होता है। जब देश में कोई भी सुधार आता है तो इसका असर पूरे देश में दिखता है। फिलहाल पूरा देश फील गुड फैक्टर के साथ है, क्योंकि जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो सैटिस्फैक्टरी तो हैं ही, हमारी रफ्तार को बताने वाले भी हैं। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत की चुनौतियां ही उसकी नई ताकत बन रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधर रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और गांव और शहर के बीच की दूरी हर बीतते दिन के साथ कम हो रही है। भविष्य का भारत अब सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि आज की नीतियों और कल की मेहनत से हकीकत में बदल रहा है। And now India is setting an example for the whole world, because now the nation is saying to the whole world, when there is a will, there is a way. और हिंदुस्तान इसे बखूबी साबित भी कर रहा है और ये बताती है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी।